हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर साइंस। आज का हमारा टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, या इसको हम पोजीशन टाइम ग्राफ भी बोलते हैं। इसमें हम तीन केस देखेंगे। फर्स्ट है जब ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट पे होता है। सेकेंडली, जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन के साथ मूव करता है। एंड थर्डली, जब वो मूव करता है किसी वेरिएबल मोशन के साथ, ठीक है, यानी वेरिएबल स्पीड के साथ। ओके, तो देखिए, सबसे पहले हम फर्स्ट केस देखेंगे फॉर एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और फॉर एन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। दोनों का एक ही मतलब होता है, यानी टाइम के साथ जब ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता तब हम बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट व्हेन इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सपोज कोई ऑब्जेक्ट 10 बजे किसी भी जगह पे था, सपोज एक्स पोजीशन पे था, 11 बजे, 12 बजे, 11:30, जब मर्जी देख लो, वो तभी के तभी मतलब उसी पोजीशन पे है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे है। इसको थोड़ा सा हम ग्राफ के साथ देखेंगे। सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, और ये इनिशियल पॉइंट है 0। एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग हम लेंगे टाइम, मतलब टाइम वेरी करेगा, और इस साइड पे हम पोजीशन लेंगे। और ये सपोज कोई पोजीशन है, ठीक है, यानी एक्स एक्सिस पे ये कोई, वाई एक्सिस पे ये कोई पोजीशन है, और पोजीशन को हम एक्स और एस के साथ मेंशन करते हैं। और जैसे देखो यहाँ पे टाइम बढ़ रहा है ना, ये टाइम बढ़ रहा है यहाँ पे। ओके, बट ये जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रही है, वो सेम ही है। जैसे यहाँ पे भी, यहाँ पे भी देखो टाइम बढ़ रहा है, बट पोजीशन जो है एक्स की एक्स ही रह रही है। अब इस ग्राफ में ऑब्जेक्ट की पोजीशन कब चेंज होगी, ग्राफ में ध्यान से देखना। जब इसको मैं ऐसे कर दूंगा, ऐसे होगी, ऐसे होगी, या ऐसे, मतलब अप डाउन अप डाउन, इस पोजीशन से, यानी इस एक्सिस के अकॉर्डिंग, वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग हमने पोजीशन लिया है। तो पोजीशन कब चेंज होगा, जब ये जो लाइन है या तो ऊपर जाए या नीचे जाए। ओके, इस पोजीशन से। बट यहाँ पे ये लाइन ऊपर नीचे कहीं नहीं जा रही है, एक स्ट्रेट लाइन बनी हुई है। तो मतलब जो है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है। इस साइड को टाइम तो बढ़ रहा है, टाइम तो इसी साइड को बढ़ना है, बट पोजीशन किस साइड को बढ़ेगी, वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग, या तो बढ़ेगी या कम होगी। बट यहाँ पे ना तो बढ़ रही है ना कम हो रही है, एक फिक्स पॉइंट पे रखी हुई है। टाइम इस साइड को बढ़ रहा है, तो ये पोजीशन जो है वो फिक्स है, यानी हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, रेस्ट पे है। सो इसके लिए हम लिखेंगे an object is said to be at rest if its position does not change with the time, or its position does not change with respect to टाइम। ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा एक पैरेलल लाइन, और वो पैरेलल लाइन मतलब एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जो पैरेलल होगी टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। तो इसके लिए पोजीशन टाइम ग्राफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए हम लिख सकते हैं the position time graph of a stationary object or an object which is at rest is a straight line। यानी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए, या ऑब्जेक्ट जो कि रेस्ट पे है उसके लिए हमारा जो पोजीशन टाइम ग्राफ है वो कैसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। और स्ट्रेट लाइन किसके पैरेलल होगा, टाइम एक्सिस के पैरेलल। ओके, अब सेकंड केस देखते हैं फॉर एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन। देखो जहां पे भी यूनिफॉर्म मोशन आएगा उसमें अपने सिंपली एक बात ध्यान में रखनी है कि यूनिफॉर्म का मतलब है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इक्वल डिस्टेंस को या डिस्प्लेसमेंट को कवर करना। एग्जाम्पल के साथ देखिए, मान लीजिए 5 मिनट में हम गाड़ी चला रहे हैं और 5 मिनट में हम 10 किलोमीटर कवर करते हैं, अगले 5 मिनट में फिर से हम 10 किलोमीटर कवर करते हैं, और अगले 5 मिनट में भी हम 10 किलोमीटर ही कवर करते हैं। तो आपने यहाँ पे देखा कि टाइम भी वही है, और हमारा जो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, वो भी सेम है, ठीक है। तो मतलब जो है हम एक यूनिफॉर्म मोशन के साथ मूव कर रहे हैं। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब कि हम एक सेम वेलोसिटी या स्पीड के साथ जो है वो मूव कर रहे हैं, ठीक है। इसको भी थोड़ा हम ग्राफ से देखेंगे। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग हम लेते हैं टाइम, और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग हम लेंगे पोजीशन, ठीक है। अब सपोज ये कोई पोजीशन है एक्स, ओके, और यहाँ पे पहुंचने के लिए जो टाइम लिया गया वो ये लिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम पोजीशन टाइम ग्राफ बनाएंगे तो वो क्या बनेगा, एक
स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। और वो स्ट्रेट लाइन जो हो इंक्लाइंड यानी टाइम एक्सिस पे एक एंगल बनाएगा इस तरह से। ओके, तो यहां पे हम लिखेंगे here the graph will be straight line inclined at the time axis, यानी जो ग्राफ है वो इंक्लाइन करेगा टाइम एक्सिस पे, और ये भी एक स्ट्रेट लाइन होगी। स्ट्रेट लाइन इसलिए होगी क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा है यूनिफॉर्म मोशन, यानी जब कोई ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करता है या इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ही आएगी। ओके, सो अब देखिए यहाँ पे हमने एक एंगल माना हुआ है 30 डिग्री। अब किसी भी पॉइंट पे, यूनिफॉर्म की केस की बात कर रहा हूँ, किसी भी पॉइंट पे जब हम इस एंगल को बनाएंगे तो वो 30 डिग्री ही बनेगा। आगे मैं थोड़ा सा एग्जांपल लेके समझाता हूँ, थोड़ा सा देखना डायग्राम को। और एक चीज और, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि ये जो xt ग्राफ है इसका जो स्लोप बनता है वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। द स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी, और इसका जो स्लोप बनेगा उसको बोलते हैं हम वेलोसिटी, क्योंकि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडिंग बाय द चेंज इन टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी। ओके, सो नेक्स्ट हम कोई अलग से एक पोजीशन ले लेते हैं x, और इसको कवर करने के लिए इतना टाइम लिया गया, और इसके बाद एक पॉइंट ले लिया हमने x और एक यहाँ पे ले लिया t, ठीक है। और इसको हम निकालेंगे, मतलब स्लोप को निकालने के लिए सपोज यहाँ पे जो मेन चीज है, एक पोजीशन ले ली मैंने x1 और इसको कवर करने के लिए ये टाइम लेता है t1, ठीक है, लिखा नहीं है बट आप ऐसे समझ लेना कि यहाँ पे सपोज ये t1 टाइम लिया इसने, और ये है पोजीशन x2, ओके, और इसको कवर करने के लिए इसने t2 टाइम लिया। अब इसका स्लोप कैसे निकालेंगे हम, ठीक है, स्लोप बोलो या फिर इसकी जो वेलोसिटी है वो हम कैसे निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, अब देखो हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पे मूव कर रहा है, ठीक है, और इस पोजीशन पे पहुंचने के लिए इसने ये टाइम लिया है t1, इस पोजीशन पे पहुंचने के लिए इसने टाइम लिया हुआ t2, और स्लोप है ये हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल 30 डिग्री बना था, तो यहाँ पे जब हम एंगल बनाएंगे तो वो भी क्या बनेगा, 30 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे हम एंगल ले लेते हैं ये 30 डिग्री, और इनको हम पॉइंट्स देते हैं ए, बी और सी। ना क्लियर है, ठीक है। हमें स्लोप निकालना है, पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना है, ठीक है, स्लोप निकालना, और उसी स्लोप से हम वेलोसिटी लेते हैं या उसी स्लोप से हमें वेलोसिटी मिलती है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, अब देखो बिल्कुल सिंपल, आपने 10th स्टैंडर्ड में ही पढ़ा होगा कि यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पे हम एक सेंटर में स्ट्रेट लाइन जब खींचते हैं इसको हम स्लोप बोलते हैं, उसका फार्मूला होता है y डिवाइडिंग बाई x। ओके, अगर हम इस केस में देखें तो हमारे पास सीधा ही आ जाएगा, ये x है और ये t है, तो स्लोप कितना आ जाएगा, x डिवाइडिंग बाई t, और वही हमारी क्या होगी, वेलोसिटी होगी। ओके, बट यहाँ पे हम ले रहे हैं x1 और x2, t1 और t2, ठीक है, और इस स्लोप को हमें फाइंड आउट करना है। अब ये क्या है हमारे पास, BC, BC मतलब बहुत क्यूट, मजाक कर रहा हूं, BC मतलब परपेंडिकुलर, और AC, ये माउस दिख ही नहीं रहा है, क्या हो गया इसको, यार फिर से बंद हो गया, इसको इतनी गर्म हो गया कि क्या हो गया इसको। ओके, ये मेरे को लग रहा है बड़ी देर से ऑन है ना, तो थोड़ा सा गर्म भी हो जाता है लैपटॉप ना, चलो छोड़ो करें। यहाँ तक आए थे हम, ये परपेंडिकुलर और ये बेस है, ठीक है। सो इस चीज को निकालने के लिए आपको पता है कि हम tan थीटा का यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। सो सिंपली हम आगे लिखेंगे स्लोप m कितना आ गया, BC डिवाइडिंग बाई AC, और BC क्या हमारा परपेंडिकुलर और AC हमारा बेस, और इसको हम ऐसे लिखेंगे P डिवाइडिंग बाई D, और दैट इज इक्वल टू tan थीटा। मतलब ये भी एक तरीका है पोजीशन टाइम ग्राफ और यूनिफॉर्म मोशन के लिए, और यहाँ से भी हम इस तरीके से भी वेलोसिटी जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली हम क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1 डिवाइडिंग बाई t2 माइनस t1,
ओके, इस चीज को निकाल रहे हैं ना हम, ये है हमारा। ओके, x2 माइनस x1, ये वाला x2 माइनस x1, और यहाँ पे t1 t2, तो यहाँ पे भी t1 t2 ही होगा। ओके, सो ये आ जाएगा स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा t, एंड दैट इज द डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, और इसी को हम बोलते हैं वेलोसिटी। अब इस पे हम थोड़े से, मतलब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, मतलब यहाँ से कुछ समझाना चाह रहा हूँ आपको मैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, x एक्सिस के साथ हमने टाइम लिया है, y एक्सिस के साथ हमने लिया है पोजीशन। ये मान लिया कोई कार है जो स्लो बनाती है a, ओके, और ये कार b है जो स्लो बनाती है b, राइट। और इन दोनों के एंगल जैसे मान लिया एक थीटा b है और एक थीटा a। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो एंगल थीटा a है वो थीटा, मतलब एंगल ऑफ कार a इज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ कार b। ओके, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि जिसका एंगल बड़ा होगा उसी का स्लोप ज्यादा होगा, और जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसी की जो स्पीड है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। बात समझ में आ रही है? जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसी गाड़ी की स्पीड जो है वो ज्यादा होगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं द स्लोप ऑफ ए इज ग्रेटर देन द स्लोप ऑफ बी बिकॉज द एंगल ऑफ ए इज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ बी। ओके, क्लियर है? ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं हम। यहाँ पे फिर से हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लिए, यहाँ पे टाइम लिया और यहाँ पे लिया हमने पोजीशन। फिर से ये ए आ गया, ये बी आ गया, ओके, और यहाँ पे ए इज 30 डिग्री और बी, सॉरी, हाँ, ए इज 60 डिग्री है और बी जो है वो 30 डिग्री, यानी टाइम के साथ ए का एंगल है 60 डिग्री और बी का एंगल है 30 डिग्री। ध्यान से सुनना, टाइम के साथ बोल रहा हूँ मैं, ठीक है? टाइम के साथ ए का एंगल है 60 डिग्री और बी का एंगल है 30 डिग्री, राइट। तो यहाँ पे जो tan 60 डिग्री और tan 30 डिग्री, तो वैल्यू हमारा ज्यादा होगा tan 60 डिग्री का। ओके, क्लियर है? सो स्लोप ऑफ ए इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बी, इतना क्लियर है? तो स्पीड ऑफ ए इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ बी। अब एक बिल्कुल बेसिक एग्जांपल दिखाऊंगा मैं आपको, मतलब आगे जो मैं डायग्राम लेके आया हूँ ना, उससे पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना। ये आपको पता भी है बट फिर भी मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों को समझाना चाहिए। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओके, और ये 90 डिग्री, ये भी पता है आपको। अब देखिए, दोनों में से कोई भी दिया हो, चाहे ऊपर वाला एंगल दिया हो चाहे दिया हो नीचे वाला, ठीक है? अब मान लीजिए ऊपर वाला हमारे पास दिया है 60 डिग्री, तो ऑटोमेटिकली नीचे वाला एंगल कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। ये बात क्लियर है? अगर नीचे वाला पहले दिया होता 30 डिग्री, तो हम ऊपर वाला निकाल लेते, 90 डिग्री माइनस 60 निकाल लेते, या 90 डिग्री माइनस 30 निकल सकते हैं। इतनी बात क्लियर है ना? अब आगे देखना मैं क्या बोल रहा हूँ कि अभी जो ग्राफ हमने देखे, हमने देखा एक्स एक्सिस के साथ हमने टाइम लिया था, वाई एक्सिस के साथ हमने पोजीशन लिया था, ठीक है? अब देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करने के लिए, या कितना कोई स्टूडेंट सोच सकता है, ठीक है, उसके लिए मतलब बिल्कुल सिंपल डायग्राम को एक छोटा सा लॉजिक लगाएंगे और पूरा सिनेरियो चेंज हो जाता है, ठीक है? सारा का सारा आपका जो आंसर है वो चेंज हो जाएगा, होगा कुछ भी नहीं। ध्यान से देखना। अब देखो, सपोज यहाँ पे मैं एक्स एक्सिस के साथ पोजीशन ले लूं और वाई एक्सिस के साथ ले लूं मैं टाइम, ओके, और फिर से सेम ए और बी और दोनों के एंगल दिए हुए 30 डिग्री और 60 डिग्री। बात क्लियर है? 30 डिग्री और 60 डिग्री दी है। अब जब मैं आपसे पूछूंगा कि यहाँ पे स्लोप किसका ज्यादा है, तो आपको लगेगा कि ए का ज्यादा है, क्योंकि एक्स के साथ जब हम एंगल देखेंगे तो ए का कितना बन रहा है 60 डिग्री, बी का बन रहा है 30 डिग्री। और यहीं से स्टूडेंट जो वो गलती कर जाते हैं, ये जो एंगल है हमेशा टाइम के साथ देखा जाता है। समझ में आई बात? और जब हम टाइम के साथ एंगल को देखेंगे तो ये सिनेरियो, ये जो पिक्चर है वो पूरी की पूरी चेंज हो जाएगी, इनका जो एंगल है वो भी चेंज हो जाएगा। देखिए, हमें इस तरह से दिख रहा है, ठीक है, हमें देखना है इस तरह से। समझ में आई बात? अब जब हम यहां से देखेंगे तो आपको पता लग ही गया होगा कि टाइम से जब बी की तरफ देखिए हम, तो बी आ रहा है 60 डिग्री, ओके, और जो ए है वो टोटली 30 डिग्री आ रहा है, ओके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है,
कि जो एंगल बी है वो बड़ा है और जो एंगल ए है वो छोटा है। ठीक है, बात आई समझ में? ये समझाने के लिए ये जो अभी लिखूंगा ना, दो लाइनें 60 डिग्री और 30 डिग्री, ये आपके डायग्राम में नहीं लिखी होगी। आपके डायग्राम में, एक मिनट, आपके डायग्राम में सिर्फ ये लिखा होगा आपको कंफ्यूज करने के लिए। अब देखिए, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग पोजीशन है, टाइम एक्सिस के अकॉर्डिंग, मतलब वाई एक्सिस के साथ में टाइम है। ओके, सो क्लियर है? तो ये हो गया 60 डिग्री और हमारा जो ए का एंगल है वो 30 डिग्री। सो क्लियरली एंगल ए इज 30 डिग्री, एंगल बी इज 60 डिग्री। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर यहाँ पे एंगल बी ज्यादा है तो स्लोप भी बी का ज्यादा होगा, और स्लोप ज्यादा है तो स्पीड भी जो बी कार है उसकी ज्यादा होगी। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं हम। ये तो आपको पता ही है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये पोजीशन है। ओके, यहाँ पे कोई हम पोजीशन ले लेते हैं एक्स। ठीक है, अब एक गाड़ी है जो स्टार्ट करती है 0 से। ओके, उसका नाम रख लेते हैं हम ए, और दूसरी गाड़ी है वो थोड़े टाइम बाद चलती है। ओके, और उसको बोलते हैं हम बी। सो एक्स पोजीशन पे, पोजीशन सेम है, एक्स पोजीशन पे पहुंचने के लिए गाड़ी ए जो टाइम लगा रही है वो ये लगा रही है, और बी लगा रही है इतना। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अब देखिए, दोनों गाड़ियां एक ही जगह से चल रही है, बट ये जैसे 10 बजे चल रही है और इसको मान लीजिए 11 बजे चल रही है। अब ये गाड़ी यहाँ पहुंचने के लिए ये टाइम लगा रही है, और ये गाड़ी सेम जगह पे पहुंचने के लिए बस ये टाइम लगा रही है। ठीक है, तो देखने से ही आपको लग रहा होगा पता कि जो स्लोप है वो ए का क्या है, कम है, और बी का ज्यादा है, यानी बी का एंगल क्या है, ज्यादा है, ए का एंगल जो है वो कम है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि पहले किसने चलना स्टार्ट किया, तो आपका आंसर होगा ए, राइट। अब एक्स पोजीशन पे पहुंचा कौन पहले, कौन पहुंचा, ए, ये भी ठीक है। बट अगर मैं स्पीड की बात करूं कि स्पीड किसकी ज्यादा है, तो वो ए नहीं होगा। पहुंचा बेशक पहले ही है वो, बट स्पीड किसकी ज्यादा है, बी की। क्योंकि देखो, ए ने इस पे पहुंचने के लिए, इस पोजीशन पे पहुंचने के लिए ये टाइम लिया, ये देखो ये इतना ज्यादा टाइम लिया इसने, और बी ने बिल्कुल थोड़ा सा टाइम लिया, थोड़ा सा कम टाइम लिया, मतलब इसकी स्पीड क्या थी, ज्यादा थी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे द स्पीड ऑफ बी इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ ए बिकॉज द स्लोप ऑफ बी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ए। ओके, ये बात क्लियर है? अभी हम अपने लास्ट पे चलते हैं, जो लास्ट टॉप मतलब इसी का पार्ट है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन वेरिएबल मोशन, यानी यहाँ पे क्या होगा, टाइम तो हम मतलब इक्वल इंटरवल लेंगे, जैसे 2 सेकेंड, फिर नेक्स्ट 4 सेकेंड, फिर नेक्स्ट 6 सेकेंड। मतलब ये तो पॉइंट बोल रहा हूँ ना, 2, 4 एंड 6 में पॉइंट बोल रहा हूँ। मतलब पहले 2 सेकंड लिए, फिर अगले 2 सेकंड में यानी 4 पे, फिर अगले 2 सेकंड हो गया 6 पे। समझ भाई बात, ये बोल रहा हूँ। ठीक है, सेम टाइम यानी 5 मिनट, 5 मिनट और 5 मिनट जैसे कि। पर डिस्प्लेसमेंट कभी 10 किलोमीटर, कभी 5 किलोमीटर, कभी 15 किलोमीटर। तो इस केस को हम बोलते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज एन वेरिएबल मोशन, यानी वेरिएबल की जो मोशन है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इसमें क्या होता है, व्हेन ऑब्जेक्ट कवर unequal distance in equal interval of time, we can say that the object is moving with an variable motion। इसको थोड़ा ग्राफ के साथ देखें तो ये सब आपको अब पता चल ही गया है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ओके, ये टाइम है और ये पोजीशन है हमारा, और यहाँ इनिशियल पॉइंट है, और ये मान लिए ये हमारी गाड़ी चली हुई है। ओके, अभी आगे हम टाइम इंटरवल लेंगे, बराबर टाइम इंटरवल लेंगे, जैसे 2 सेकंड बाद। ओके, ये फिर से कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गया, प्लीज़ मुझे माफ़ करना, बस खत्म होने वाला वीडियो, थोड़ा सा चल रहे भाई। ओके, अब सपोज इस टाइम पे यहाँ पे पहुंचा है, और ये ठीक है, अलग अलग से नहीं लिखा है मैंने, बट आप थोड़ा सा ऐसे देख लो कि ये मान लीजिए कोई पोजीशन x1, ये x2 और ये x3 है। ठीक है,
अलग अलग पोजीशन है सारी, बट टाइम जैसे यहाँ पे 0, ये 2 लिखा है, यहाँ पे मैं 2 सेकंड लिख दिया। अब यहाँ पे मतलब 2, 4 और 6 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। बट मैंने सिंपली समझाने के लिए लिखा है यहाँ पे 2 सेकंड, यहाँ पे 2 सेकंड और यहाँ पे भी 2 सेकंड, यानी या 2 मिनट लिख सकते हैं, 2 घंटे लिख सकते हैं, ठीक है। तो बट ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, वेरी कर रहे हैं। पहले इतना डिस्टेंस था, फिर इतना ज़्यादा कवर किया, और फिर से डिस्टेंस इससे तो ज़्यादा ही है बट इससे कम है। ओके, तो इसको बोलते हैं हम व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन द वेरिएबल मोशन। ओके, कोशिश बड़ी की आपको समझाने की, आगे रब जाने आपने क्या समझा होगा। थैंक यू वेरी मच।